बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 10 IAS 33 अर्निंग पर शेयर। बड़ा सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है और इसकी वेटेज 8 to 10 मार्क्स तक की हो सकती है और सेक्शन 1 का पार्ट बनता है। अक्सर आप लोगों के एग्जाम्स में आ रहा है, मतलब आज के लिए जरा एक आपका फेवरेट भी बना हुआ है। अच्छा भाई, ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस अटेम्प्ट में भी हर हाल में आएगा। हमने अपनी तरफ से 100% तैयार करके जाना है। देखिए, आ जाएगा तो हमें आता होगा, हम लोग इजीली उसमें से अच्छे खासे मार्क्स गेन कर लेंगे। इन केस नहीं आता होगा तो जो स्टैंडर्ड इसकी जगह पर आएगा हमें वो भी आता होगा, तो हम उसमें से मार्क्स गेन कर लेंगे। लेकिन अपनी तरफ से हमने 100% प्रिपेयर होकर जाना है। हमने ना अपने आप को किसी रिस्क में नहीं छोड़ के जाना, क्या आ गया तो ठीक है, ना आया तो मेरे 10 नंबर का ही, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपने आप को 100% प्रिपेयर करके जाएंगे। अच्छा भाई, कोई सच कोई मुश्किल चीज नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस है और आप लोग कंफ्यूज होकर बैठ जाएंगे। अर्निंग से मुराद होता है प्रॉफिट। ऑलराइट है। और जब भी कोई बिजनेस वगैरह हमारे पास हो रहा है तो लाजिम बात है उसने प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉफिट ही आए, हमें लॉस भी फेस करना पड़ता है। बिजनेस में लॉसेस भी आ जाते हैं हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि अगर कोई मेरे पास एक सोल ट्रेडर है, उसने एक बिजनेस का स्टार्टअप लिया और बिजनेस से फर्स्ट ईयर में उसको प्रॉफिट हो गया, से दैट 1000 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो, और वो अकेला आदमी है, क्या उसे अर्निंग पर शेयर फाइंड करना चाहिए? सारा प्रॉफिट किसका है? उसी अकेले बंदे का है। उसको जरूरत नहीं है कि वो किसी किस्म का शेयर फाइंड करे। क्या वो ये देखे कि भाई मेरे हिस्से में कितना है? भाई जितना नेट प्रॉफिट है सारा तुम्हारा ही है, तुम्हें आगे इसको किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये कह दें कि ये हमारे पास एक पार्टनरशिप बिजनेस है, तो जब पार्टनरशिप बिजनेस होगा और अर्निंग हो गई उस पार्टनरशिप बिजनेस से हमें 1000 रुपीज की, तो उन्होंने ये देखना है कि हर पार्टनर का शेयर कितना है। और यहाँ पर हम लोग अभी अज्यूम कर रहे हैं कि हर पार्टनर इक्वल शेयर के ऊपर मौजूद है। अब देखो, अगर दो पार्टनर्स होंगे, वो क्या करेंगे कि अपने टोटल प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स कर देंगे, तो हर किसी का शेयर क्या बन जाएगा? 500। सपोज कि अगर वो चार हैं, तो जितनी भी अर्निंग्स हुई होंगी बिजनेस से उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। हर पार्टनर का शेयर कितना बन जाएगा? अर्निंग्स पर पार्टनर, अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट पर पार्टनर, के एक पार्टनर को आपने कितना प्रॉफिट देना है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, अब जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ना कंपनी की, ईपीएस फाइंड करना होता है कंपनी, और खास तौर पर लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनीज के लिए तो मैंडेटरी है ना कि उन्होंने ये ईपीएस फाइंड करना है, अर्निंग पर शेयर फाइंड करनी है, और फिर बताना, इसको डिस्क्लोज भी करना है। अब हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ ना कंपनी के सिचुएशन में, वो 1000 का हुआ। मेरी जरा सिचुएशन गौर से सुनिएगा। हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ ना, से दैट 1000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो गया। लेकिन मेरे पास अब जो बिजनेस ऑनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो शेयर होल्डर्स इन टोटल 50 हैं। शेयर होल्डर, नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो इन टोटल 50 है। तो क्या आपको लगता है कि मैं इस अर्निंग को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर कर दूं? तो ये तो अर्निंग्स आएगी अर्निंग पर शेयर होल्डर। तो क्या आपको लगता है कि इन तमाम 50% ने इक्वल इन्वेस्टमेंट की हुई होगी? तो जब इक्वल इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई तो क्या प्रॉफिट हर किसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूं? तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर, मतलब नंबर ऑफ बिजनेस ओनर्स नहीं हो सकता। ऑलराइट। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि आपने देखना है कि आपके, सबसे पहली चीज, आप लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ चुके हो, एम आई राइट? तो आज मुझे आपको ये बात बताना ज्यादा इजी होगा कि अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट कैसे करना है। कैसे करना है? सबसे पहली चीज हम लोगों ने कहा था कि जो हमारे पास कंपनीज के केस में शेयर कैपिटल होता है, वो दो तरह का शेयर कैपिटल है। कौन कौन सा? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर हम लोगों ने ये कहा कि ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है ये भी दो तरह का है हमारे पास। कौन कौन सा? इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये बात आपको समझ आ गई? अगर हम लोग बात करें कि हम इसको कहां कहां पर क्लासिफाई करते थे, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कहां पे जाके क्लासिफाई होता था? इन इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स नहीं, इन इक्विटी। और जो इररिडीमेबल शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था वो कहां पे क्लासिफाई होता है? इक्विटी। और जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर था वो कहां पे क्लासिफाई होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। ऑलराइट, क्या आपको ये वाली बात समझ आ गई है? तो है तो शेयर कैपिटल, तो क्या मैंने इनको डिविडेंड्स नहीं देने? तो डिविडेंड क्या होता है हमारे पास? डिविडेंड क्या होता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है हमारे पास? शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये चीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने देखनी होती है कि उन्होंने शेयर ऑफ प्रॉफिट एज डिविडेंड कितना अनाउंस करना है। तो सबसे पहले उनको तो पता हो कि शेयर बंदा कितना है। अब सपोज कि जैसे ऊपर पार्टनरशिप के केस में हम लोगों ने कहा कि हर पार्टनर के हिस्से में 250 रुपीज आएंगे और हम लोग 400 रुपए दे दें, तो क्या हम लोग पूरे कर पाएंगे? तो पहले तो मैं ये देखूं ना कि भाई हर पार्टनर के हिस्से में आते कितने हैं। इसी तरह से जब डिविडेंड दिया जाता है ना, तो सबसे पहले ये बात देखी जाती है कि भाई हम डिविडेंड अनाउंस कर कितना सकते हैं। तो उसके लिए डिविडेंड अनाउंस करने से पहले ईपीएस का पता होना जरूरी है। अब क्या है, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, क्या? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड किसको क्लासिफाई किया हुआ है हम लोगों ने? तो नॉन करंट लायबिलिटीज के ऊपर ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है इसे कहा जाता है इंटरेस्ट। इसे क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट प्रॉफिट की कैलकुलेशन का पार्ट बन जाता है। ये हमारे पास हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनता है। तो ये जो 1000 की मैंने अर्निंग लिखी हुई है ना, इस अर्निंग में से ये जो इंटरेस्ट है ये एडजस्ट हो चुका है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब जब ये 1000 बच गया आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जब 1000 आपके पास आ गया, अब आपने इस 1000 में सबसे पहले प्रेफरेंस देनी होती है, प्रेफरेंस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। याद हो, मैंने उनको डिविडेंड पे कर, ऐसे ही था ना? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वगैरह में आपने ये बात पढ़ ली थी। आपने सबसे पहले ना इनको डिविडेंड पे करनी है। आपको याद है कि इनके डिविडेंड दो तरह के थे। हाँ जी, कौन कौन से? कैमुलेटिव एंड, अच्छा डिफरेंस क्या होता था इसमें? कैमुलेटिव, अगर आप लोग डिक्लेयर करो, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करें या ना करें, आपने अकाउंट फॉर करना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी अकाउंट फॉर करना है और ईपीएस की कैलकुलेशन में भी अकाउंट फॉर करें, चाहे डिक्लेयर हो या ना हो। कैमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड आपने हर हाल में अकाउंट फॉर करने हैं, इनकी एडजस्टमेंट्स करनी है आपने। लेकिन अगर नॉन कैमुलेटिव है तब तक आप इसको अकाउंट फॉर नहीं कर सकते जब तक के डिक्लेयर ना हो। अगर डिक्लेयर होंगे तो आप इसकी एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करोगे, और अगर डिक्लेयर नहीं होते तो एडजस्टमेंट्स की रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। हम लोग पहले भी यही कुछ पढ़ते आए थे, आज आपने कुछ नया तो नहीं पढ़ा ना? ऐसे ही था ना सब कुछ? अच्छा, अब क्या चीज है,
ये जो 1000 है ना, ये बेसिकली हम लोगों ने डिवाइड करना होता है अर्निंग पर शेयर। जब हम लोगों ने कैलकुलेट करनी होती है ना, तो वहां पर शेयर से मुराद हमारे प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। वहां पर शेयर से मुराद होते हैं हमारे ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर। ये बात अब याद रखिएगा कि ईपीएस की कैलकुलेशन के अंदर हम लोगों ने जो पर शेयर अर्निंग्स फाइंड करनी होती हैं, वहां पर नंबर ऑफ शेयर से मुराद हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। गॉट इट। अब ये आपके पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो 1000 है ना आप लोगों के पास, ये क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कहां से मिलेगा? रिटेन अर्निंग के अकाउंट से मिल जाएगा, अदरवाइज डायरेक्टली आपको बता भी देगा। अब आपने क्या करना होगा, आपने जाना है सबसे पहले ये देखना है कि क्या मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। आंसर मिला यस। तो हमने ये देखना है कि उस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर जो डिविडेंड है वो कैमुलेटिव है या नॉन कैमुलेटिव है। आंसर मिला नॉन कैमुलेटिव है। हमने पूछा क्या डिक्लेयर किया, आंसर मिला नो। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आंसर मिला नॉन कैमुलेटिव है, लेकिन इस साल डिक्लेयर कर दिया। नॉन कैमुलेटिव है लेकिन इस साल डिक्लेयर कर दिया, आपने एडजस्टमेंट्स करनी है। तो आप लोग पूछोगे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड है कितना। हमें सपोज कि यहां पे कहा गया था कि प्रेफरेंस इररिडीमेबल शेयर कैपिटल जो इक्विटी का पार्ट बना है ना, वो हमारे पास है 500, और जो हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं वो एट द रेट ऑफ 10%। अब चाहे ये कैमुलेटिव है, चाहे नॉन कैमुलेटिव है और डिक्लेयर हो चुका, एक जैसी एडजस्टमेंट है। आपने देखना है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 10% डिविडेंड कितना दे रहे हो? 50। वो 50 अपनी अर्निंग में से लेस कर दो। आपने अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कैमुलेटिव डिविडेंड है या डिक्लेयर्ड नॉन कैमुलेटिव डिविडेंड है, वो आप लोगों ने इसमें से लेस कर देना है। बात क्लियर? तो आपकी अर्निंग्स एडजस्ट हो जाएंगी और आपकी अर्निंग्स क्या बन जाएंगी इन टोटल? ये वो 950 है जो आपने अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को देना है। क्या प्रेफरेंस शेयर के बारे में हमने यही नहीं कहा था कि भाई सबसे पहले जो डिविडेंड आपने पे करना है वो सबसे पहले किसको पे करना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को डिविडेंड पे करना है। उसके बाद अगर कोई अमाउंट बच जाए तो जाकर आप लोगों ने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को देना है। गॉट इट? जो अर्निंग पर शेयर फाइंड कर रहे होते हैं ना, वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए फाइंड कर रहे हैं। बात क्लियर? तो अर्निंग भी तो उन्हीं की देखो जो आपने उनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब आप मुझे बताओ, क्या आपने 1000 डिस्ट्रीब्यूट करने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में? नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड मौजूद है। तो क्या प्रेफरेंस डिविडेंड में उनका शेयर बनता है? तो माइनस कर दो। जितनी भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से जितना प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास बनेगा वो आपने अपनी अर्निंग्स में से लेस कर देना है। आपकी अर्निंग्स एडजस्ट हो जाएंगी। यहां तक मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों? किसी को कोई डाउट? अब आपने देखना है कि आपका शेयर कैपिटल कितना है, आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है। ये चीज आपको आसानी से मिल जाएगी कि आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से दैट हम लोग यहां पे कह देते हैं आपके पास शेयर कैपिटल की वैल्यू 1000 है और 10 रुपीज का एक शेयर है, और 10 रुपीज का एक शेयर। टोटल मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए होंगे? 100। इन टोटल मैंने जो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हुए हैं ना, वो 100 रुपीज, 100 कुछ भी मिलियंस वगैरह जो भी होंगे, मैंने 100 नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स मार्केट में इशू किए हुए हैं। अब ये 100 ऑर्डिनरी शेयर्स कितने शेयर होल्डर्स के पास है, मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो 10 लोग हैं, वो 20 लोग हैं, वो 50 लोग हैं, या वो 100 के 100 लोग हैं। मुझे ये बात देखने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरी कंपनी में टोटल शेयर होल्डर कितने हैं।
बिजनेस ओनर कितने हैं, मैंने ये नहीं देखना। मैंने ये देखना है कि भाई मैंने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इश्यू कितने किए हुए हैं। क्या ये बात मुझे पता चल नहीं जाएगी? मोस्टली केसेस में वो आपको खुद बता देगा कि नंबर ऑफ शेयर्स आर 100, मोस्टली केसेस में। बाजू का क्या होगा, क्या आपको शेयर कैपिटल की वैल्यू बता देगा, साथ में पार वैल्यू आपके पास मौजूद होगी, तो वैल्यू डिवाइडेड बाय पार वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ जाएंगे। गॉट इट? आपने अगर ओपनिंग और क्लोजिंग शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, तो क्या नंबर ऑफ शेयर्स में किसी किस्म का कोई चेंज आएगा? नहीं, कोई चेंज नहीं है। आपने जाकर इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, तो देखो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 9.5। ये कहलाएगा आपके पास अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के ऊपर जो अर्निंग आ रही है वो 9.5 रुपीज। अब हर पर्सन को पता चल जाएगा कि अगर किसी के पास 10 शेयर होंगे ना, मुझे पता चल जाएगा उसे 95 रुपीज मिलने वाले। बात क्लियर? किसी के पास 20 नंबर ऑफ शेयर होंगे तो उसे पता चल जाएगा उसे 190 रुपीज मिलने वाले हैं। उसकी टोटल जो अर्निंग्स हो रही हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से वो 190 रुपीज हो रही हैं। गॉट इट? अब हर पर्सन की अपनी अपनी अर्निंग्स होंगी, वो सिंपली क्या करेंगे, ईपीएस को मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी शेयर होल्डिंग के साथ, तो उनको उनके शेयर की टोटल वैल्यू का पता चल जाएगा। मतलब जो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना, वो 9.5 रुपीज पर शेयर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या कंपनी सारे का सारा डिविडेंड आपको दे देगी? नहीं, इसमें से कुछ ना कुछ अपने पास रिटेन करेगी। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होंगे ना, अब उन्हें पता है कि वो 10 रुपीज अनाउंस नहीं कर सकते। क्यों? जब अर्निंग ही 9.5 हुई है तो 10 रुपीज कहां से अनाउंस करें? तो क्या वो कहेंगे भाई हम 5 रुपए आपको देंगे। गॉट इट? इस पर आप लोगों ने बोलना है कि 5 रुपए ही बहुत है या इसको भी कम कर। ऐसे ही था ना, ये मतलब रूल हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। तो उसके मुताबिक डिविडेंड अनाउंस हो जाएगा और बाकी अमाउंट रिटेन अर्निंग के तौर पे चलेगी। क्लियर? अच्छा, अब इसका बेनिफिट क्या होता है, ये ना कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज हो रहा होता है कि आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए। अब जैसे आप लोग बैंक में जाते हो ना फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, बैंक वाले आपसे कहते हैं कि भाई हम आपको सपोज के 8% इसके ऊपर रिटर्न देंगे, फिक्स डिपॉजिट। और आप साथ में दूसरा ऑप्शन ये था कि इस कंपनी के शेयर परचेज कर लें। और यहां से आपको पता चला कि भाई अगर मैं 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूं तो 100 रुपए पर मुझे 9.5 रुपीज मिल रहे हैं, और वहां पर 100 रुपए अगर फिक्स डिपॉजिट करता हूं तो मुझे 8 रुपए मिल रहे हैं। आप क्या करोगे, फिक्स डिपॉजिट करोगे या शेयर परचेज करोगे? आप शेयर परचेज करने की तरफ आ जाओ। कंपैरिजन पर्पस। ऐसा हो सकता है कि एक दूसरी कंपनी है, दो कंपनीज के आप लोगों ने शेयर परचेज करनी है। आप ये देख रहे हैं कि आपको कौन सी कंपनी के शेयर परचेज करने चाहिए, उनका ईपीएस जाके देखोगे, इनके अर्निंग पर शेयर कितना है। तो लाजिम बात है जिसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा आपने उसके शेयर परचेज कर लेने हैं। गॉट इट? क्लियर है ये बात? और भी अदर फैक्टर्स भी साथ में मौजूद होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर है। सबसे पहली चीज अगर आप किसी से कहेंगे ना, वो सबसे पहला क्वेश्चन यही करेगा, कंपनी का ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है। फिर चाहे वो रिटेन भी हो जाए ना, इस बात का दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है उतनी अमाउंट से। हाँ, ये अलग बात है आपको 5 रुपए मिलेंगे, तो बाकी 4.5 रुपए कहाँ गए? वो जो 10 रुपए वाला शेयर था ना वो 14.5 रुपए का हो गए हैं। वो बेनिफिट आपको वहां से जाके मिलता है। क्लियर? अच्छा, अब देखें, तो अभी मैंने आपसे एक बात कही कि भाई ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो आपने अपनी अर्निंग्स को एडजस्ट करना है। अर्निंग्स की एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करेंगे? क्या आपने उठाना है अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग अपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड दे रहे थे वो ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। वो हम लोग अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बना चुके हैं। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है ना उसके बाद की वैल्यू है, तो आपको वो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। फिर आप लोगों ने ये देखना है कि मेरे पास अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनका डिविडेंड कैमुलेटिव है या नॉन कैमुलेटिव है, उसके मुताबिक
आपने अपने, और अगर क्वेश्चन मतलब आप लोगों के पास बिल्कुल साइलेंस आ गया है और उसने आपको डिविडेंड की वैल्यू बता दिया कितने परसेंट, तो आपने अकाउंट फॉर कर देना है। फिर आप लोगों ने उसको कैमुलेटिव कंसीडर कर लेना है, तो वो नॉन कैमुलेटिव है तो उसको डिक्लेयर्ड कंसीडर कर लेना। ओके। और आपने उस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड के अगेंस्ट अपनी अर्निंग्स को एडजस्ट करना है। मतलब अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से लेस कर देना है प्रेफरेंस कैमुलेटिव डिविडेंड, लेस कर दोगे तो आपकी अर्निंग्स एडजस्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने देखना है कि भाई इसको डिवाइड किससे करते हैं। डिवाइड करने के लिए आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग को नहीं देखना, आपने देखना है आपके पास ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कितने हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हैं, आपने उसके साथ उसको डिवाइड कर देना है। अब मुझे एक बात बताएं, अभी जब मैंने ये 100 लिया था ना, तो मैंने आपसे कहा था ज्यूम करो कि मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग सेम सेम है। लेकिन अगर मैं आपसे यहां पर यह कह दूं कि भाई मेरे पास मेरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 700, और जो क्लोजिंग बैलेंस आया है वो है मेरे पास 1000। तो इसका मतलब ऑर्डिनरी, अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो मेरे पास 70 नंबर ऑफ शेयर्स थे। अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं मेरे पास 100 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर जो मेरे पास अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है वो कितनी है, 950। मेरी बात समझ आ रही है सब बच्चों को? अर्निंग्स, देखो अब ये सिर्फ अर्निंग्स नहीं रही, जब आप लोग प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देते हैं तो ये बन जाती है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, डिस्ट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। फिर ये वाली टर्म इसके लिए यूज करते हैं। ये 950 वो अमाउंट है जो मैंने अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब मेरे पास जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डिंग है ना, ओपनिंग में 70 नंबर ऑफ शेयर थे, क्लोजिंग में 100 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। मेरा फोकस शेयर कैपिटल की वैल्यू पे नहीं होना चाहिए ईपीएस में, मेरा फोकस कौन सी चीज पर होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स पर होना चाहिए। फिर अब हमने ये देखना है कि भाई 30 का ड्यूरिंग द पीरियड इंक्रीज आया, तो इस इंक्रीज की रीजन क्या है, मतलब चेंज इन ऑर्डिनरी शेयर, उसकी रीजन हमारे पास क्या है। इसकी मल्टीपल रीजन हो सकती है, जैसा कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी को अपने सामने लेकर आओ। क्या शेयर कैपिटल में इंक्रीज आता था, उसकी रीजन क्या क्या आपने पढ़ी, वहां पर क्या क्या रीजन पढ़ी। बोनस इश्यू हो सकता है, राइट इश्यू हो सकता है, ऐसे ही था ना, बोनस इश्यू हो सकता है एंड राइट इश्यू हो सकता है, वो दोनों रीजन आए। अब तो मसला क्या है कि एक चीज ये है कि बोनस इश्यू फॉर कंसीडरेशन भी हो सकता है और फॉर नो कंसीडरेशन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मैंने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हों और उसके लिए मुझे उसकी पार वैल्यू मिल गई हो, कुछ नंबर ऑफ शेयर्स मैंने इशू किए हों लेकिन मैंने किसी किस्म की कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं की, मैंने राइट शेयर इशू किए होंगे, राइट शेयर मैंने इशू किए होंगे तो वो एट प्रीमियम भी हो सकते हैं, है ना ऐसा। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने इनकी एडजस्टमेंट्स कैसे कर, मुझे एक बात बताएं, अभी छोड़ेंगे रीजन क्या था, मुझे एक बात बताएं। आप मेरे शेयर होल्डर हो, आप में कुछ ऐसे भी बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे साल के बिल्कुल एंड पे आके ज्वाइन किया है, कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जो ओपनिंग से मेरे साथ चल रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल मिड ऑफ द ईयर में जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया। और मैं अगर आपसे ये कह दूं कि 950 डिवाइडेड बाय 100, हर पार्टनर को, हर शेयर होल्डर को पर शेयर में 9.5 रुपीज दूंगा, तो जो ओपनिंग में मेरे साथ मौजूद थे क्या वो हैप्पी फील करेंगे? क्यों? वो क्योंकि वो कहेंगे कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट पर शेयर के हिसाब से तो सेम ही है ना, हमारी इन्वेस्टमेंट सेम है, हमने 12 महीने इंतजार किया, हमें 9.5 रुपीज मिलते हैं। और दूसरा बंदा जो इसने इसको दिसंबर में आके ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन किया ही था उसने, अभी उसकी इन्वेस्टमेंट को टाइम ही नहीं हुआ, वो अभी 9.5 रुपीज लेके जा रहे हैं।
और जिस बंदे ने मिड ऑफ द ईयर में ज्वाइन किया, उसने अभी 6 माह इन्वेस्टमेंट किया, उसे भी 9.5 रुपीज मिल रही हैं। तो क्या ये लॉजिकल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप डिवाइडेड बाय ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे या आप डिवाइडेड बाय क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे, आप ये नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अब बात सुने, जो मिड ऑफ द ईयर में आपके पास आया, क्या उसका शेयर नहीं बनता? हाँ, ये अलग बात है कम अमाउंट का बन जाएगा, लेकिन शेयर तो बनता है ना। आपने ऐसी सिचुएशन में सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं लेने, आपने लेने हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। वेटेड एवरेज मींस मल्टीप्लाइड बाय टाइम फ्रैक्शन। आपने उनके साथ टाइम फ्रैक्शन भी लगाना है कि किस पर्सन ने कितने अरसे के लिए ये इन्वेस्टमेंट की थी, उसके मुताबिक उसको शेयर में। ऑलराइट, तो ईपीएस का फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? ईपीएस। अब अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना हो तो आप फार्मूला क्या बनाएंगे? वैसे तो अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, और वो आप लोगों के पास कैसे आएगी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। कैमुलेटिव होगा तो वैसे माइनस हो जाएगा, नॉन कैमुलेटिव होगा तो जब डिक्लेयर होगा तब माइनस होगा। ओके, नॉन कैमुलेटिव है और डिक्लेयर नहीं हुआ तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। और इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ये है आपके पास ईपीएस। कोई मुश्किल चीज, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब देखिए हम लोग ना वन बाय वन इसकी एग्जांपल करते जाएंगे। हम क्या करेंगे, बल्कि आप लोग खुद कर रहे होंगे कि सर इसके ईपीएस की वैल्यू ये है, इसके ईपीएस की वैल्यू ये है। लेकिन साथ में आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने कंपैरिजन पर्पस के लिए कंपैरेटिव ईपीएस भी जरूर बताना है। कंपैरिजन पर्पस के लिए कंपैरेटिव ईपीएस भी जरूर बताना है कि सपोज अगर आप लोग वर्किंग कर रहे हैं ना 2021 की, तो आप लोग 2020 का भी ईपीएस बताओगे। इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर सपोज आप लोग ये कह रहे हो 2020 में हमारे ईपीएस की वैल्यू थी 10 रुपीज और 2021 में ईपीएस की वैल्यू हो गई है 12 रुपीज, इट मीन्स दैट आपकी कंपनी ग्रोथ कर रही है, प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, और पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ऑलराइट, और अगर ईपीएस कम हो रहा है तो इट मीन्स दैट आपकी कंपनी ने पिछले साल की निस्बत कम प्रॉफिट्स अर्न की है, आपने आपकी कंपनी डिक्लाइनिंग फेज में जा रही है। ऑलराइट, ये कंपैरिजन पर्पस के लिए होता है। तो आप लोगों ने जब भी ईपीएस का क्वेश्चन आएगा, ना सिर्फ करंट ईयर बल्कि कंपैरेटिव ईयर का ईपीएस भी आप लोगों ने जरूर फाइंड करके देना है। बात क्लियर हो गई? और ये जो हमारे पास इंक्रीज आ रहा था 30 का इंक्रीज, इसमें आप लोगों ने एटलीस्ट मुझे 3 सिचुएशन बता दी कि इश्यूएंस ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन, इश्यूएंस ऑफ शेयर फॉर नो कंसिडरेशन, और वो जो फॉर कंसिडरेशन था वो एट पार वैल्यू भी हो सकता है और पार वैल्यू से ज्यादा के अमाउंट पर भी हो सकता है, मतलब राइट शेयर इशू वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं। ये तो हैं कुछ रीजन जो आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में पढ़े। लेकिन इसके अलावा ईपीएस के अंदर कुछ और रीजन भी हैं जिनमें हमारे पास शेयर स्प्लिट आ रहा है, शेयर कंसोलिडेशन वगैरह आ रहा है। तो वो हम लोग जैसे ही वो पॉइंट्स आएंगे हम उधर जाके इनको डिस्कस करेंगे। अब अगर हम लोग इसके बेसिक्स की तरफ आए, बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस, और उसमें हम लोग अर्निंग्स वगैरह की डिस्कशन करेंगे। ये इंट्रोडक्शन आप लोगों ने खुद पढ़ने नहीं, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये जस्ट वन टाइम आपने इसको रीड करना है, उसके अलावा इसकी कोई एज सच इम्पोर्टेंस नहीं है। हम लोग जो ईपीएस फाइंड करने जा रहे हैं ना, वो ईपीएस की 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है बेसिक ईपीएस और दूसरा होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। अभी के लिए मैंने जितनी भी डिस्कशन की है वो सारी की सारी बेसिक ईपीएस के लिए की है। हर कंपनी का बेसिक ईपीएस होगा, लेकिन हर कंपनी का डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं होगा। डाइल्यूटेड ईपीएस किसी किसी कंपनी का होता है। तो जिस कंपनी का डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं होता,
तो उसके लिए हम लोग कह देते हैं कि बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू डाइल्यूटेड ईपीएस। ऑलराइट, क्या डिफरेंस है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज का हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ बेसिक ईपीएस के ऊपर। देखिए, बेसिक अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ प्रॉफिट, देखो भाई, अगर कंपनी को लॉस हो गया तो कौन बियर करेगा? शेयर होल्डर्स। तो आपने लॉस का शेयर भी बताना होता है। फिर फर्क क्या आ जाएगा कि नेगेटिव टर्म में वैल्यू लिखोगे उसको, लॉस की वैल्यू को। तो अगर लॉस हो रहा है ना तो न्यूमरेटर में आप लोग लॉस लेकर आओगे। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि आपने अर्निंग, देखो प्रॉफिट पर शेयर नहीं है, क्या है? अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर लॉसेज हो तो न्यूमरेटर में नेगेटिव टर्म आपके पास आ जाएगी। फिर देखें, प्रॉफिट और लॉस द न्यूमरेटर बाय द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, द डिनोमिनेटर आपका ये बनेगा ड्यूरिंग द पीरियड। फिर ऑर्डिनरी शेयर इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दैट इज subordinate to all other classes of equity instruments. The ordinary shares used in EPS calculation are those entitled to the residual profits. Residual profits से क्या मुराद है? कि प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो बाकी अमाउंट आपके पास बच जाए, वो कितने लोगों में आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आफ्टर डिविडेंड्स रिलेटिंग टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ शेयर्स हैज बीन डिडक्टेड। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वो आपके पास कैसे आएगी? उसमें ना हमारे पास ये 4 किस्म, बल्कि 5 किस्म की सिचुएशन उसने डील की है। उन 5 सिचुएशन में देखें, सबसे पहली सिचुएशन, अच्छा आप बताओ क्या करोगे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। ये तो नॉन करंट लायबिलिटीज के तौर पे क्लासिफाई होता है, और जब लायबिलिटी पे जा रहा है तो डिविडेंड नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट दिया जाता है। ओके, ये बात आप लोगों को इधर मैंने बता दी थी सबसे पहले। ये रिडीमेबल ही था ना? हाँ, रिडीमेबल। ये देखें, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने कहा नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा, इंटरेस्ट पे करेंगे, प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, डू नथिंग। ओके, तो यही बात यहां पे मेंशन है। जरा इस पैसेज को पढ़ें। क्या अब इस पैसेज की सब बच्चों को समझ आ गई? अच्छा, इसी तरह अगर वो कह रहा है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो इसके ऊपर डिविडेंड देना है। लेकिन अब क्या करेंगे आप लोगों ने? अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होगा वो माइनस कर दोगे। ऑलराइट, तो जरा पढ़ के देखो, क्या आपको ये वाली बात समझ आ गई? मैंने देखो यहाँ पर आप लोगों को ना ये समरी बता दी थी। अगर आपको ये ट्री डायग्राम समझ आ गए ना तो सारा ईपीएस आपसे सॉल्व हो जाना है। अब यहाँ पर जरा पढ़ कर देखें, क्या ये चीजें क्लियर है? जी क्लियर। अब किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत? तमाम बच्चों को सही से समझ आ रही है? फिर उसने आप लोगों से कहा कि आपके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कन्वर्टेबल मीन्स कि अभी प्रेफरेंस शेयर्स हैं लेकिन बाद में ये ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाएंगे। भाई, जब जिस दिन मैं ईपीएस कैलकुलेट कर रहा हूं उस दिन क्या है? ऑर्डिनरी है या प्रेफरेंस है? तो उसको ट्रेड प्रेफरेंस शेयर्स की तरह ही करो। भाई, जब ऑर्डिनरी बनेगा तब देखेंगे। तो सेम वैसी ट्रेडमेट जैसे ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था, एक नजर पढ़ें जल्दी से, रीड करें इसको जल्दी से। जी ओके। देखिए, इस चीज का ताल्लुक होता है कन्वर्टेबल वाले, जितने भी हमारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनका ताल्लुक होता है डाइल्यूटेड ईपीएस के साथ। इसका बेसिक ईपीएस से कोई ताल्लुक
नहीं होता। तो अभी के लिए ये जिस फॉर्म में मौजूद है आपने उसको वैसे ही ट्रीट करना है। अभी आपने इनको ऑर्डिनरी शेयर कंसीडर नहीं करना। क्या सारे पैसेज की सही से समझ आ गई आप बच्चों को? चले अब साथ में देखें कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जल्दी से इनकी थ्योरी को रीड करें। क्या ये वही बातें थी जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली? किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो? क्या एडजस्टमेंट समझ आ गई है सब बच्चों को? चले अब आ जाए एग्जाम्पल नंबर 1 पर। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2001। मैं कुछ भी नहीं बता रहा आप लोगों को, जल्दी से बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करें। अभी आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। वैल्यूज के ऊपर अभी फोकस करने आप लोगों ने जस्ट डाटा पढ़ें, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2001। क्या कहते हैं? जी एल मेड प्रॉफिट ऑफ रुपीज। अच्छा यहां पर देखें ना तो उसने क्या इंफॉर्मेशन दी? एक तो प्रॉफिट बता दिया फॉर द ईयर, जो कि मुझे चाहिए था हर हाल में। हाँ अब मैंने ये देखना है कि मैंने इस प्रॉफिट को एडजस्ट करना है या एज इट इज यूज करना है। फिर देखो क्या कहता है, पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ ₹150,000। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने ऑर्डिनरी डिविडेंड दिया नहीं दिया, कितना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ में कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ रुपीज ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर ये इरिडीमेबल होता तो माइनस होना था, रिडीमेबल है तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं, क्योंकि ये ट्रीट होगा एज एन एक्सपेंस जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एडजस्ट हो चुका है। क्लियर? अच्छा फिर देखो, कहते प्रेफरेंस शेयर आर करेक्टली क्लासिफाइड एज लायबिलिटीज एंड अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद रेलिवेंट आईएफआरएस। मींस दैट हम इसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर चुके हैं। देखिए भाई ऑर्डिनरी डिविडेंड कभी भी प्रॉफिट्स में से लेस नहीं होगा। कहते हैं 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन इशू थ्रू द ईयर। तो अभी कोई और एडजस्टमेंट नहीं बताई गई, तो थ्रू आउट द ईयर से मुराद है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ आर सेम। क्या आपको नंबर ऑफ शेयर चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे। अब यहां पर देखें, कहते हैं 1 मिलियन रुपीस का वर्ड नहीं यूज किया, ये नहीं कहा ₹1 मिलियन ऑफ ₹10 ईच। तो फिर मैं डिवाइड करता। अभी तो शेयर कैपिटल की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो ना तो 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10 में 10 मिलियन कहूंगा मेरा शेयर कैपिटल है। लेकिन ईपीएस फाइंड करने के लिए मुझे शेयर कैपिटल की वैल्यू से कोई गर्ज नहीं है, मैंने सिंपली 1 मिलियन उठा लिया है। ऑलराइट, और मेरे पास अर्निंग्स कितनी आ जाएंगी? 3.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, ईपीएस की वैल्यू बनेगी। क्या आप लोगों ने यही फाइंड की? तो बस इतना सा है EPS। और क्वेश्चन भी सारे बिल्कुल ऐसे। अब एग्जांपल नंबर 2, जल्दी से एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करें। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही है तकरीबन। देखें एक तो आपको प्रॉफिट बता दिया उसने कितना है इस मरतबा। अच्छा फिर क्या कहता है? ऑर्डिनरी डिविडेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखो कहता है प्रेफरेंस डिविडेंड, बन सकता है, फर्क पड़ भी सकता है। कैसे? 65,000 का है, लेकिन साथ में हमने पूछा भाई कौन सा है, कहते हैं इरिडीमेबल अकाउंट फॉर हो सकता है। तो देखना पड़ेगा कि ये जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है ये कैमुलेटिव है या नॉन कैमुलेटिव। कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एज इन अकॉर्डेंस विद। अच्छा अब ये नहीं बताया कि कैमुलेटिव है नॉन कैमुलेटिव है। अगर नॉन कैमुलेटिव है डिक्लेयर किया या नहीं किया तो एडजस्ट करें। ओके अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम इसको एडजस्ट करें, हम इसको कैमुलेटिव कंसीडर कर लें। बात क्लियर? तो अब क्या करना है हम लोगों ने, 3 मिलियन अब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा। 3 मिलियन में से 65,000 मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को।
तो ऑर्डिनरी वालों को कितनी अमाउंट मिलेगी? 3 मिलियन में से लेस कर देंगे 65,000 एंड डिवाइडेड बाय कितने हमारे पास ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, तो वैल्यू आ जाएगी 2.94 एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। क्या सबके पास यही वैल्यू आई? ये था ईपीएस, बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर 2001। एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करें। एग्जांपल नंबर 3, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन, ये है अर्निंग्स। अब सिर्फ चेक ये करना होता है कि भाई इनको हम लोगों ने एडजस्ट करना है या नहीं करना। हमने ये देखना है कि अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कितने हैं, क्या ये सारे का सारा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये चीज हम लोगों ने देखनी होती है। तो कहते हैं ए एल हैज ₹1 मिलियन। अब ये नंबर ऑफ शेयर नहीं है, इस बात का हमेशा ख्याल रखने का, ये टोटल शेयर कैपिटल है। और उसमें क्या कहता है, 10% कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब ये जो आपके पास है ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल नहीं है, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसके ऊपर 10% कैमुलेटिव डिविडेंड है। डिक्लेयर करे या ना करे, 1 मिलियन का 10% इज इक्वल टू 100,000, 1 लाख आपने एडजस्ट करना है। तो आपकी जो अर्निंग्स आ रही है ना 3.5 मिलियन की, वो आ जाएंगी 3.4 मिलियन पर। बात क्लियर? बात क्लियर? अच्छा, फिर क्या कहते हैं, AL had 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 each थ्रू आउट द ईयर। तो ईपीएस की वैल्यू आएगी, किसी को इशू? अच्छा, फिर ये देखें यहाँ पे क्या कह रहा था, दिस वुड entity the entitle the investor to receive a dividend of ₹100,000, 10% of 1 million if declared, लेकिन क्यूमुलेटिव था। ठीक है, हमने एडजस्ट करना है चाहे डिक्लेयर करे या ना करे। हाँ, अगर डिक्लेयर करेगा तो जिसके पास ये प्रेफरेंस शेयर होंगे उसको 100,000 फीस मिले। ओके होगी बात? क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करें। अब चेंज क्या था कोई एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर, क्या उसने क्या दिया, बाकी सारी चीजें सेम थी, लेकिन अब कैमुलेटिव की जगह पे क्या वर्ड यूज कर लिया उसने। भाई अब हमें सोचने की जरूरत है, अब जरूरी नहीं है कि मैं 100,000 को जाके एडजस्ट करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं देखूंगा कि अगर नॉन कैमुलेटिव है तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई क्या आपने इसको डिक्लेयर किया, तो आंसर मिला यस। डिक्लेयर कर दिया तो सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं है। सेम आपने 3.5 मिलियन में से 100,000 लेस करना है, डिवाइडेड बाय 1 मिलियन एंड द बेसिक ईपीएस इज 3.4 पर शेयर। एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करें। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन। अच्छा, फर्क क्या था सिर्फ, देखिए एग्जांपल, एग्जैक्ट एग्जांपल नंबर 4 थी, सिर्फ फर्क क्या आया, नॉन कैमुलेटिव है लेकिन डिक्लेयर नहीं किया गया, तो हमने इसको अकाउंट फॉर भी नहीं। तो अर्निंग क्या बन जाएगी हमारे पास, 3.5 मिलियन एंड ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स 1 मिलियन एंड द ईपीएस इज। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब तक आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने ना अपनी अर्निंग्स को एडजस्ट कब करना है और कब नहीं करना। मतलब आप लोग जरा गौर करें ना, ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चाहिए। न्यूमरेटर में क्या चाहिए आप लोगों को, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो हम लोगों ने ना उस चीज के ऊपर फोकस रखा कि हमने अपनी अर्निंग्स को कब एडजस्ट करना है और कब एडजस्ट, लेकिन हमने अपने डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ा था, वो एज इट इज हम लोगों ने रखा। क्यों? अभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे थे। अब आएंगे हम लोग नंबर ऑफ शेयर की भी बात करेंगे। अब क्या है, अर्निंग सेम रख लेंगे, या सपोज उसमें कोई चेंज आ भी गया तो क्या इजीली अकाउंट फॉर हो नहीं जाएगा। लेकिन अब फोकस आने वाला है हमारा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। देखिए, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई फर्क नहीं तो एवरेज में भी कोई फर्क नहीं होता, फिर एवरेज फाइंड करने की जरूरत भी नहीं होती, जो कि इससे पहले एग्जांपल्स में हम लोग करते रहे। लेकिन अगर ड्यूरिंग द पीरियड आप कोई न्यू शेयर्स इशू करते हैं ड्यू टू एनी रीजन, एक तो आपको उस रीजन का पता होना चाहिए कि न्यू शेयर्स इशू करने के रीजन क्या है।
अगर नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज है या डिक्रीज है तो उसकी वजह क्या है, और उसके बाद आपने फाइंड करनी है वेटेज एवरेज नंबर ऑफ शेयर। और वो कैसे फाइंड किया जाएंगे, उसके लिए जो हम लोगों ने फार्मूला यूज करना है ना, वो हमारे पास आता है नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मींस आपके पास उस टाइम पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर मल्टीप्लाइड बाय टाइम वेटिंग फैक्टर, टाइम फ्रैक्शन लगानी है उसके साथ। टाइम फ्रैक्शन कैसे, कि सपोज अगर मेरे पास ओपनिंग में मौजूद है तो वो तो 12 मंथ्स के लिए ही आएंगे, तो उनके ऊपर एज सच कोई टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई नंबर ऑफ शेयर मेरे पास है 1 अप्रैल से, तो जो टाइम फ्रैक्शन लगाना है ना, 1 अप्रैल डेट ऑफ इशुएंस से लेकर अकाउंटिंग ईयर एंड डेट तक, तो वो वाले जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे ना, वो मेरे पास 9 मंथ्स के लिए रहेंगे। ऑलराइट, कोई मेरे पास आ गए 1 जुलाई से, तो उनके लिए टाइम फ्रैक्शन क्या लगेगा, 6/12। कोई मेरे पास आ गया सपोज के 1 सितंबर से, तो फिर 4/12 उसके साथ टाइम फ्रैक्शन लग जाएगा। ऑलराइट, ये है टाइम फ्रैक्शन, कि हम लोग शेयर्स में चेंज किस दिन लेकर आ रहे हैं। फिर साथ में ये एक एडिशनल पॉइंट है, और वो है मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। हर किसी के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं होता, किसी किसी के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर होगा, और फिर हर किसी के लिए एक जैसा एडजस्टमेंट फैक्टर भी नहीं है। एडजस्टमेंट फैक्टर की वैल्यूज को कैलकुलेट करना भी डिफरेंट है हमारे पास। ओके, अब देखते हैं कि हम लोगों ने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को फाइंड कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि नंबर ऑफ शेयर्स में जो चेंज है उसकी रीजन कौन कौन सी हैं, जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो उन रीजंस में हमारे पास सबसे पहली रीजन है इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। फिर हमारे पास रीजन है इश्यूएंस ऑफ शेयर फॉर नो कंसिडरेशन बोनस इशू। फिर हमारे पास है शेयर स्प्लिट। फिर हमारे पास है शेयर कंसोलिडेशन, एंड द लास्ट वन इज राइट। टोटल 5 सिनेरियोज हैं, और हम लोगों ने ईपीएस की कैलकुलेशन में जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करना है ना, इन पांचों सिचुएशंस को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हाँ, जब फर्स्ट सिचुएशन डिस्कस कर रहे होंगे तो लाजमी बात है उसके साथ सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं आएगी, लेकिन जब सेकंड पे जाएंगे ना उसके साथ फर्स्ट आ सकती है। जब थर्ड पे जाएंगे ना तो उसके साथ फर्स्ट और सेकंड को भी हम लोग डील कर सकते हैं। जब फोर्थ पे जाएंगे तो उसके साथ फर्स्ट थ्री में से भी कोई शेयर स्प्लिट या कंसोलिडेशन में से कोई सी एक चीज होती है। मतलब ऐसा नहीं है एक ही साल में आपको शेयर स्प्लिट भी मिल जाए और शेयर कंसोलिडेशन भी मिल जाए, ऐसा नहीं है। इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है, लेकिन राइट इशू हर साल हो सकते हैं, बोनस इशू हर साल हो सकते हैं, और हर टाइम पर हो सकते हैं। गॉट इट? तो वो चेंज आप लोग साथ साथ अकाउंट फॉर करते रहेंगे। अब सबसे पहले हमारा फोकस किस चीज के ऊपर जाने वाला है, सबसे इजी चीज, और वो क्या है, इश्यूएंस ऑफ शेयर एट फुल मार्केट प्राइस। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। इसमें अगर आप लोग देखें the weighted average ordinary shares are to be considered taking into account of the date any new shares are issued, कि किस दिन से नए शेयर्स इशू हुए। वहां से आप लोगों ने टाइम फ्रैक्शन लेनी है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को फाइंड करने के लिए। फिर since the shares issued during the year provided additional resources only for part of the year, therefore new shares issued during the period are taken into account by applying a टाइम वेटिंग फैक्टर। मींस दैट किसी किस्म का कोई एडजस्टमेंट फैक्टर इसके साथ अप्लाई नहीं होता। किसके साथ? इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस की वेटिंग फैक्टर सिर्फ टाइम वेटिंग फैक्टर आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई अगर आप लोग फुल मार्केट प्राइस के ऊपर अपने नंबर ऑफ शेयर्स को इशू कर रहे हो, तो आप लोगों के पास आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज कर जाएगा।
नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर जाएंगे तो मतलब डिनोमिनेटर इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन उस डिनोमिनेटर के इंक्रीज करने की वजह से क्या बिजनेस के पास एक न्यू रिसोर्स नहीं आएगा, पैसे नहीं आएंगे बिजनेस के पास, तो क्या वो बिजनेस अब वही पैसे इन्वेस्ट करके अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज कर नहीं सकता? तो बिजनेस की अर्निंग में भी वैसा इंक्रीज है और उसके डिनोमिनेटर में भी इंक्रीज है। इस वजह से आपको एडजस्टमेंट फैक्टर अप्लाई करने की जरूरत नहीं। ऑलराइट, कि अगर कोई न्यू नंबर ऑफ शेयर है, सपोज मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने उसके ऊपर ना 10 लाख रुपए लगाए हुए थे और मैंने स्टार्ट से उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। 6 माह गुजर गए, तो 10 लाख से ना मैंने 1 लाख रुपया अर्न कर दिया। मेरा फर्स्ट 6 मंथ का जो मेरा प्रॉफिट था ना वो 1 लाख रुपया हो गया। बाद में जैसे ही मेरे दोस्त ने देखा कि भाई बिजनेस इसका सही चल रहा है, लेकिन अगर इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट की जाए ना तो इसको मजीद बढ़ाया जा सकता है, वो वो आया 5 लाख रुपए उसने डाल दिया, लेकिन वो आया 1 जुलाई को। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया है? 15 लाख, मतलब 1.5 मिलियन रुपीज का कैपिटल हो गया। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि जो एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट आएगा क्या वो सिर्फ मुझ में डिवाइड होगा? नहीं, मेरे दूसरे पार्टनर में भी डिवाइड होगा। अच्छा फिर ये देखो, भाई फर्स्ट के 6 मंथ का सिर्फ मेरा हिस्सा था, उसमें अगर डिवाइड करना है तो लास्ट के 6 मंथ को डिवाइड करना है मैंने, है ना ऐसा? फर्स्ट 6 मंथ्स में मैंने 1 लाख रुपए अर्न किए थे, क्या आपको लगता है कि लास्ट 6 मंथ्स में भी मैं 1 लाख ही अर्न करूंगा? नहीं, ज्यादा। क्यों? क्योंकि रिसोर्स बढ़ गया था, कैपिटल ज्यादा हो गया था, तो अर्निंग्स भी ज्यादा हो जाएंगी। ऑलराइट, तो पार्टनर भी तो ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में किसी किस्म का कोई एडजस्टमेंट फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर खुद लेके आ रहा है, गॉट इट? उसने मेरे शेयर्स को हिट नहीं करता। बात समझ आ गई? सपोज कि अगर मैंने सेकंड उसमें जाकर 6 मंथ्स में, लास्ट के 6 मंथ में 1.5 लाख का प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो क्या हम 75,000 करेंगे? नहीं, कितना करेंगे? 1,50,000। क्यों? अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ा? नहीं, मैं तो बिल्कुल वैसे ही सही सही चल रहा हूँ, उससे मेरी वजह से बेनिफिट हो गया। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? अच्छा यहाँ पर देखें, बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, एक तो सबसे पहली चीज आपने अपनी अर्निंग्स को देखना है। सबसे पहले न्यूमरेटर पे काम क्या करें कि क्या न्यूमरेटर को एडजस्ट करने की जरूरत है या नहीं। जब न्यूमरेटर फाइनलाइज हो जाए तो डिनोमिनेटर के ऊपर है। डिनोमिनेटर में आप लोगों ने हमेशा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स रखने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको बताएगा ओपनिंग, साल के ओपनिंग में आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, आपको वो बताएगा। ड्यूरिंग द ईयर उसमें इंक्रीज या डिक्रीज, बेसिकली इंक्रीज ही होता है। इंक्रीज आया तो वो किस रीजन से आया, फिर आपने उस इंक्रीज के लिए ना आपने वेटिंग फैक्टर अप्लाई करने हैं। साथ में ये सोचना है कि क्या इसके साथ एडजस्टमेंट फैक्टर लगेगा। तो अगर इशुएंस ऑफ शेयर एट फुल मार्केट प्राइस हो तो किसी किस्म का कोई एडजस्टमेंट फैक्टर अप्लाई नहीं होता, और आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है इसके साथ टाइम फैक्टर। ऑलराइट, तो आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप लोग एग्जांपल नंबर 6 को देखें, इसमें आपसे क्या कहता है, कहता है ऑन 1 जनवरी 2001 देयर वर 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर्स ही उसने बता दिए। ऑलराइट, भाई मुझे भी नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। हाँ, अगर शेयर कैपिटल होता तो डिवाइडेड बाय 10 करके नंबर ऑफ शेयर्स में फाइंड कर लेता। फिर आया ऑन 1 अप्रैल 2001 इट इशूड 1 मिलियन न्यू शेयर्स एट अर्निंग्स फॉर द ईयर। क्या अर्निंग्स को चेंज करने की जरूरत है? देखो आज अर्निंग के बारे में कुछ नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि अब उसने आपको सिर्फ डिनोमिनेटर सिखाना है पहले, फिर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल में दोनों साथ साथ चेंज हो रहे होंगे। ये बात क्लियर? अब हमने क्या फाइंड करना है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब अगर आप लोग गौर करें तो इनिशियली मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, इंक्रीज कितने का किया, एट द एंड ऑफ द पीरियड मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 7 मिलियन। लेकिन क्या ये 7 मिलियन फ्रॉम द बिगिनिंग है? तो डिवाइडेड बाय 7 मिलियन नहीं हो सकता। क्लियर? अच्छा अब आपने क्या करना है,
वेटेड फैक्टर इस तरह से, सबसे पहले आप देखें इनिशियली नंबर ऑफ शेयर 6 मिलियन। ऑलराइट भाई, ये तो पूरा साल ही रहे हैं ना आपके पास, ये पूरा साल रहे, तो इसके ऊपर किसी किस्म का ना तो कोई टाइम फ्रैक्शन लगाओ, ना ही कोई एडजस्टमेंट फैक्टर लगाओ, इसकी वेटेड एवरेज भी 6 मिलियन ही है। पूरा साल रहे हैं ना, जितना ओपनिंग उतना क्लोजिंग में ये मौजूद हैं, तो इनकी वेटेड एवरेज सेम ही है। लेकिन न्यू शेयर्स आपने कितने इशू किए? 1 मिलियन। कितने अरसे के लिए? 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर। इसके ऊपर ये टाइम फ्रैक्शन लगेगा, एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं आएगा। और जब ये किया तो वैल्यू क्या आ गई? 750,000। तो आपके पास वेटेड एवरेज बन गए 6750, तो आपका डिनोमिनेटर होगा 6750,000 और ईपीएस की वैल्यू है 4 रुपीज पर शेयर। एनी प्रॉब्लम? अच्छा भाई, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जो कि इन फ्यूचर आप लोगों ने नहीं कर। आंसर मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ना इन फ्यूचर जब आपके पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स आएंगी, अगर सिर्फ और सिर्फ हो ना इशुएंस ऑफ शेयर एट फुल मार्केट प्राइस, फिर तो ये मेथड बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अगर इसके साथ बाकी चीजें भी शामिल हो जाए, एडजस्टमेंट फैक्टर्स वगैरह भी आ रही हो, तो आप लोगों ने ये वाला मेथड अप्लाई नहीं किया। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम लोग ना बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते थे, याद है? उसके लिए भी मैंने आपको दो ही मेथड बताए थे। क्या आप अपनी जब जर्नल बोरिंग्स की बारी आती थी, तो मैंने आपसे कहा था कि उसके तमाम तरह एक्सपेंडिचर्स को या तो कैमुलेट करते जाओ, या उनको सेपरेटली एट द एंड ऑफ द पीरियड लेके चले जाओ। ऐसे ही था ना, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं ना सबसे पहले क्या किया, 6 मिलियन को एट द एंड ऑफ द पीरियड लेके चला गया, फिर मैं आया न्यू शेयर के ऊपर, उसको एट द एंड ऑफ द पीरियड लेके गया, तो वेटेड एवरेज मिल गया। लेकिन आपने ऐसा फ्यूचर के लिए नहीं करना, क्योंकि अगर बाकी जो भी आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं ना, उसमें ये मेथड अप्लाई करेंगे ना, तो आपकी वेटेड एवरेज गलत हो जाएगी, उन पे ये अप्लाई नहीं करना। अब आपने किस तरह से इसको लेके चलना है? आपने ना सबसे पहले एक कॉलम बनाना है नंबर ऑफ शेयर्स का, नंबर ऑफ, ये बिल्कुल ऐसे ही नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम बनाना है जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में शेयर कैपिटल का कॉलम बनाते हो। सिर्फ फर्क क्या आएगा कि वहां पर आप लोग वैल्यूज के साथ बात कर रहे होते हो, यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स के साथ बात करोगे, बस इतना का फर्क है। क्या आपने क्या कहना है कि मेरे पास ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना? 6 मिलियन। फिर आपने लिखनी है डेट जब चेंज हुआ, 1 अप्रैल ईयर 1। क्यों चेंज हुआ? इशुएंस ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। कितने नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुए? आफ्टर इंक्रीज कितने बन गए? क्या आप ये काम नहीं कर सकते? हो सकता है ना ये वाला काम? अच्छा, अब साथ में आप लोगों ने एक और कॉलम बनाना है जिसमें आना है टाइम फैक्टर, जिसमें हमारे पास आएगा टाइम फैक्टर। यहां पर आप लोगों ने टाइम फैक्टर लेकर आ जाना। टाइम फैक्टर मतलब अब ये देखें कि आपकी कंपनी में 6 मिलियन नंबर ऑफ शेयर कब तक रहे, 1 जनवरी से 1 अप्रैल, क्योंकि उसके बाद 6 मिलियन तो नहीं रहे, तो उसके बाद तो इंक्रीज हो गए थे। तो 6 मिलियन कब तक रहे? फॉर 3 मंथ। आपने यहाँ पे टाइम फैक्टर लगाना है 3/12। बात क्लियर? बात क्लियर? उसके बाद आपने लेकर आ जाना है चेंज, कि आफ्टर 3 मंथ्स चेंज आया, चेंज के बाद शेयर कितने हो गए। अब ये देखना है कि ये 7 बिलियन कितने अरसे के लिए रहे। सपोज ड्यूरिंग द पीरियड कोई और चेंज भी होता, तो मैं उसको उस चेंज तक लेकर जाता। लेकिन क्या ड्यूरिंग द पीरियड कोई और चेंज है? तो मैं 1 अप्रैल से कहां तक जाऊंगा? तो यहां पर टाइम फैक्टर क्या लग जाएगा? बात क्लियर? अच्छा, इसको चेक कैसे करना है? कि आपने ये देख लेना है कि आपके इस टाइम फैक्टर का आंसर 1 के इक्वल होना चाहिए। कि सम करें तो 1 मतलब मंथ्स को ऐड कर दो, 3 + 9 12, तो साल पूरा हो गया बस। 12/12 = 1। बात क्लियर हो गई? अच्छा, फिर
एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं। अगर कोई एडजस्टमेंट फैक्टर होता तो मैं साथ में लिखता, एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं है। अगर नहीं है तो इसके बाद आपने लिख देनी है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। और वो कैसे आएगी? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर, जो कि अभी के लिए नहीं था। तो वैल्यू क्या आ गई यहां से मेरे पास जी? 1.5 मिलियन। और यहां से देखो चेंज को नहीं छेड़ना, आफ्टर चेंज के ऊपर आपने वो टाइम फ्रैक्शन लगाना है। तो यहां पर आंसर 25 एंड द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर, जी आ गए। ओके हो गई बात, कोई प्रॉब्लम? चलें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करके थे जल्दी। एग्जांपल 7, अच्छा बड़ी सिंपल सी है। ठीक है भाई, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी फाइंड करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप लोग एक प्रॉपर मेथड के मुताबिक चलें, फिर चाहे 10 मरतबा वो नंबर ऑफ शेयर्स को चेंज कर दे एक ही साल के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। टाइम फ्रैक्शन तो तकरीबन सबके साथ ही लगेगा। ओके, लेकिन आपने ये एडजस्टमेंट फैक्टर किसी के साथ होगा किसी के साथ नहीं होगा, हमें वो भी टेंशन नहीं होगी कि एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे अप्लाई करना है। सिर्फ आपने ना एक सीक्वेंस के मुताबिक चलना है कि आपने वर्किंग में जाना है, नाम देना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। उसके लिए बना लेनी है टेबल। सबसे पहले आपने लिख देना है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? सबसे पहले 9 मिलियन। उसके बाद देखो फर्स्ट में को चेंज हुआ कितना? 1.2 न्यू शेयर्स। आप यहां पे 1.2 लिखकर टोटल करते हैं, हमेशा टोटल कर लिया करो। तो आफ्टर इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस, वैल्यू क्या मिल गई? अच्छा फिर क्या था? 1 अक्टूबर इशूड अ फर्दर 1.8 मिलियन। तो यहां पे 1.8 मिलियन का चेंज, और इसके बाद आपको वैल्यू क्या मिल गई? 12 मिलियन। अब आपने लगाना है टाइम फ्रैक्शन। इसके बाद टाइम फ्रैक्शन आ गया, टाइम फैक्टर 9 मिलियन को फर्स्ट मई तक लेकर जाएं, 4/12। 10.2 मिलियन को फर्स्ट मई से 1 अक्टूबर तक लेकर जाएंगे, 5/12। और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 12 मिलियन को लेकर जाएंगे। अच्छा अब यहां पे देखो 4 + 5 + 3 12, बस बिल्कुल ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एट फुल मार्केट प्राइस है। तो अब जाकर आपने एवरेज फाइंड करने है। एवरेज के लिए 9 × 4/12 इज इक्वल टू 3। 10.2 × 5/12 4.25 एंड 12 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 3। इसको ऐड कर दो, 25 मिलियन। ये है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग्स में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं, 10.25 मिलियन। 36.9 डिवाइडेड बाय 10.25, द आंसर इज, तो देखो ये भी 10.25 मिलियन ही नंबर ऑफ शेयर्स आ गए थे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आप लोगों के इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।